कंपार्टमेंट में बहुत सारे जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी, वो देता नहीं है। तो मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 थे, उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे, छोटे छोटे पत्थर होते ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। और जब पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया। जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था। इतना ही नहीं, फ्री का इन्विटेशन भी लोगों को मिल गया था, कुछ लोगों को। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। मैं ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम कर रहा था मेरे, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। पूरे पल में वही चीज़ें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँ। लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता। सुबह गांव वालों ने मुझे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है, वहाँ पे हुआ था ये। सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा। तो फार्मासिस्ट, डॉक्टर, सीएम, जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे हैं, अरे हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें। मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं, लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ वहाँ पे। कहाँ से हिम्मत आई मुझ में, मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला वहाँ पे कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा, तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी, मैं उस चीज़ को बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे। शायद आपको यकीन नहीं होगा, या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ। जब जब बोलती हूँ तब मैं वो चीज़ें महसूस करती हूँ। उसके बाद जब बात मीडिया में आई, लोगों को पता चला कि रिमा नेशनल प्लेयर है। आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में। ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एक एक पल मैंने ये मैं कोई भी किताब की बातें नहीं, एक एक पल आज जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको। उसके बाद किसी तरीके से मैनेज किया मैंने। भाई साहब, मेरा परिवार मेरा बैकबोन था। परिवार ने मुझे, भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया, उनसे मिलते हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी। मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी के, मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ें चल रही थी, मुझे इनका जवाब कैसे देना है और एवरेस्ट समिट कैसे करना है। फर्स्ट तुरंत गए बछेंद्री मैम के पास। जब मिले, मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा, अरुणिमा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, अरुणिमा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए। मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया था कि हाँ अरुणिमा तुम कर सकती हो। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ थी। प्लानिंग भी कर ली, मैम भी मिल गई, सब हो गया। लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं। रोड हेड से मैं पहुंच गई। मैडम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, अरुणिमा प्रूफ करो कि कर सकती हो। मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे। वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची, रोड हेड से बेस कैंप लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टंप एकदम रेड, उसका मतलब घाव एकदम नए थे। मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती थी तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था। सारे लोग नॉर्मल थे वहाँ पे। हर कोई ये बोलता कि एक पीक के लिए जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरुणिमा तुम धीरे धीरे आओ। मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है, मैंने एवरेस्ट का प्लान किया, मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ। खुद से संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊँगी। और आपको शायद यकीन ना हो, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते और टॉप पे पहले पहुंचते।
ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो पीछे, खुशी होती थी। उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते, मैडम खाते क्या हो, बता दो, पैर नहीं है फिर भी कैसे चलते हो। उसके बाद पूरा मुझे स्पॉन्सरशिप मिला। मैं जब एवरेस्ट के लिए गई, मेरे लिए सबसे बड़ा, एवरेस्ट की जर्नी में मेरे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि दूसरे को समझा पाना। मैं नहीं समझा पाती कि भाई मैं कर सकती हूँ। जब मैं एवरेस्ट के लिए गई, शेरपा होता, शेरपा को जब ये बात पता चला कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, आर्टिफिशियल लेग है, दूसरे में रॉड, बोला नहीं ले जा सकता, इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी। मैडम ने, हमने सबने कन्विंस किया किसी तरीके से। मन वाकई में जो टीवी में हम और उसमें फोटोज में देखते हैं ब्लू और ग्रीन आइस, हिला देने वाला होता, जितना सुंदर दिखता उतना ही हिला देने वाला होता। जब मैं हमारे ग्रुप में 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक मैं सबसे पहले थी, लेकिन जैसे ही मैं ग्रीन और ब्लू आइस में गई, मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था। फ्रंट पॉइंटिंग से, जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी, लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता, मेरा पैर ही मूव हो जाता था। शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता अरुणिमा, जबरदस्ती मत करो। मैंने कहा कुछ नहीं, ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा। फाइनली 1 2 बार 3 बार करने, 4 बार 5 बार होल हो जाता था, आइस थोड़ा टूट टूट के निकलता था, तो मैं वहाँ पैर रख रख के जाती थी। कैंप 3 तक ठीक था, प्रॉपर एक्लेमेटाइज किया अपने आप। कैंप 3 तक जनरली गए। बात जब कैंप 3 के ऊपर की होती है, साउथ कोल समिट, अच्छे अच्छे माउंटेनियर, अच्छे अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है, और दिमाग में बात, जब जिसको डिसीजन मेकिंग, और जब दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज़ के लिए आदमी मर रहा है, इसी चीज़ के लोग लिए मर चुके हैं। रात में क्लाइंबिंग, ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है। जब मैं रात में निकली साउथ कोल से, कैंप 4 से, मेरी हेडलाइट जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज मुझे नज़र आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूं, और एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज आ रही थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था। बार बार ये बार बार मन में आती, इसका ऑक्सीजन खत्म हुआ है, ये मर चुका है लास्ट सिचुएशन में, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट सिर्फ मैं वहाँ खड़ी रही। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगी और जिंदा वापस जाऊँगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है। मैंने डेड बॉडी, क्योंकि जा ही नहीं सकते थे किनारे से, उसी रोप में वो एंकर है, डेड बॉडी को लांगी और लांग के जाना शुरू किया। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जब मैं खुद पहुंची, मेरे शेरपा ने एक जोर से झटका मुझे दिया कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, थोड़ा चलने के बाद एवरेस्ट समिट है। देखा आपने क्या क्या संघर्ष करने पड़े इनको, आसान था क्या मनोज जी? आसान लग रहा है क्या आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना? नो नहीं मैम। मनोज जी सोचो, मेरे और आपके लिए आसान नहीं है तो इनके लिए कैसे आसान रहा होगा? आसान होगा क्या इनके लिए, लगता है आपको? नहीं मैम। क्या काम किया इनके लिए लाइफ में? उनका बिलीफ सिस्टम काम पे। बहुत बढ़िया बिलीफ सिस्टम। सबसे पहले मेरा ये ना मानना बहुत जरूरी है कि मैं कोई बड़े काम के लिए बनी हूँ या फिर मैं मरने के लिए पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ। देखो इस दुनिया में ना आज भी सुबह जब आप उठे हो ना तो हजारों लोग आज भी सुबह उठे नहीं है। आज भी हजारों लोग इस दुनिया से जा रहे हैं और हजारों लोग अपने आसपास आप सुनेंगे जो चले गए हैं। और आप उन हजारों लोगों में से बन के रहना चाहते हो, या आप चाहते हो कि जब आप जाओ इस दुनिया से तो हर आंख नम हो और पूरी दुनिया आपको याद करे? आप कुछ बड़ा करके जाओ। रतन टाटा ने आज इतनी कंपनीज खोल दी है, इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया है कि आज अगर रतन टाटा को कुछ हो गया ना पूरा देश हिल जाएगा। बट आपको या मुझे कुछ हो जाए तो क्या ये देश हिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें कोई सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है। तो सक्सेसफुल बनाने का सबसे पहला मूल मंत्र ये है, ये सोचना कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस बना सकता हूँ। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बना सकता हूँ। वो बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है, कुछ भी चीज का हो सकता है, पर हेड बिजनेस को बनाने के लिए आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। और वो स्किल सेट देने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बड़ा बिजनेस का
बड़ा बिजनेस को जन्म दिया। बड़ा बिजनेस में आपको A to Z बिजनेस की ट्रेनिंग मिलती है। मुझे खुद अपना बिजनेस करना है, पर अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए, अपनी लर्निंग लेने के लिए मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया था। पर बड़ा बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मैंने पैसे तो, लर्निंग तो करी, अर्निंग भी बहुत अच्छी करी। और इसके लिए मैं भगवान को, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा माइंडसेट डेवलप हुआ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ मिलकर, कि आज मैं पूरे जोशों में बोल पा रही हूँ आपको। मेरी जिंदगी भी पूरी संघर्षों से भरी थी, बस डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मोटिवेशनल वीडियो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बातचीत, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बातचीत, इन सब के बदौलत मैं आज तक यहाँ पहुंच पाई हूँ। पर मैं जब भी अरुणिमा सिन्हा को देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरी तकलीफें तो कुछ है ही नहीं यार। आज मुझे सुबह इतना सा ब्लड कट लग गया मेरे, आप देख पा रहे होंगे हल्का सा मेरे हाथ पे कट आ गया while doing some work in house। और ये ब्लड इतनी देर तक रुका नहीं, तो मुझे समझ आया यार ये तो हल्का सा कट है और इतना खून निकला। सोचो अरुणिमा सिन्हा के तो पैर कट गए थे, तो उसको कितना दर्द होता होगा, कितना खून निकलता होगा उसका। पर वो लड़की के अंदर वो ये देखती नहीं थी शारीरिक क्या है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। वो कहती थी यहाँ से क्या है वो मैटर करता है। तो हो सकता है आज आपके पास पैसे ना हो सकता है आपके माँ बाप ना हो सकता है आपको सपोर्ट ना मिल रहा हो माँ बाप से, हो सकता है आपको आपकी परिवार ना सपोर्ट कर रहा हो सकता है आपकी परिस्थिति ऐसा ना हो, पर सबसे ऊपर पता है क्या है? सबसे ऊपर है आपका बिलीफ सिस्टम। आपका ये मानना कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हूं, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं यार, नहीं हूं मैं ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हूं। ये सोच अगर ज्ञान रंजन साहू जी, क्या आप एग्री करते हो मेरी इस बात से? बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एग्री करते हो इस बात से? ज्ञान रंजन जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मोहम्मद मासूम राजा जी, क्या आप एग्री करते हो इस बात से कि आपकी सोच का ज्यादा बड़ा रोल है? क्या आपको सिर्फ स्टोरी समझने से ज्यादा, क्या आपको ये बात असली में आप लोगों को फील होती है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के बताएं अगर आप मानते हैं कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग होने से कुछ नहीं होता। मोहम्मद जी, मानते हो आप ये बात? जी जी जी। क्या सोच रहे हो, क्या चीज आपको रोक रही है बिजनेस ना करने से? क्या तकलीफें हैं जो इतनी बड़ी हैं कि आपके लक्ष्य से भी ज्यादा बड़ी है वो तकलीफें? क्या तकलीफें हैं ऐसी? हम इसमें देख रहे हैं आर्थिक स्थिति, इसमें लर्निंग अर्निंग दोनों है आईबीसी में। बिल्कुल। हम सोच रहे हैं आईबीसी ज्वाइन करेंगे, लर्निंग अर्निंग दोनों करेंगे, उसके बाद आर्थिक स्थिति ठीक होगा। सोचो मत करो, अगर कर लिया ना आपने ज्वाइन, तो आप देखना आपकी जिंदगी बदल जाएगी पूरी तरीके से। गहने तो नहीं ना है मैम घर में जो बेच के ज्वाइन कर ले। सर देखो, आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, बट ज्यादा बड़े अगर आपके लक्ष्य है तो वो मैटर करता है। समझ आ रही है मेरी बात मोहम्मद जी? मोहम्मद मासूम जी, सुनील कुमार पाल जी, क्या आपको अब मेरी बात समझ आई? सुनील कुमार पाल जी, क्या आपको अब मेरी बात समझ आई? तो क्या मैटर करता है जीवन में, मुश्किलें या फिर आपका माइंडसेट? बहुत बढ़िया, माइंडसेट मैटर करता है। मंजीत जी, साधना पांडे जी, नया मलिक जी, अमरजीत जी, राकेश जी, पवन जी, कैमरे पे आ जाओ जल्दी से। अमन जी, पवन कुमार जी, संध्या द्विवेदी जी, जल्दी से कैमरे पे आ जाओ। डॉक्टर रामकर यादव जी, रियलमी जी, जल्दी से कैमरे पे आ जाओ। फिर मैं आपको अनम्यूट करके आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आप अमित कुमार जी, वैभव वाडक जी, क्या आप जानना चाहते हो अगला स्टेप क्या है बिजनेस को सक्सेसफुल करने में? आज 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ मैं, अगला स्टेप क्या आप जानना चाहते हो वैभव जी क्या है? हाँ, जानना चाहते हैं। वैभव जी, क्या आप जानना चाहते हो अगला स्टेप? हाँ, जानना चाहते हैं। साधना मैम, मैं आपको देख रही थी जब आप वो वीडियो देख रहे थे, तो आपके पास बहुत सारे एक्सप्रेशन देख रही थी मैं आपके चेहरे पर। तो क्या मैम आप जानना चाहते हो अगला स्टेप क्या है? पावरफुल माइंडसेट के बाद क्या है अगला स्टेप? यस मैम, ऑफ कोर्स जानना चाहूंगी। बिल्कुल, अगला स्टेप है हार्डवर्क करना। इतना हार्डवर्क करना, इतना हार्डवर्क करना कि दिन और रात का फर्क भूल जाना। ऐसा मंत्र बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो कि आज से कुछ साल बाद आप ये सोच रहे होगे कि यार आज मैं जहां पर भी हूं उस चीज की वजह से हो, जो मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में एक बात बोली गई थी।
वो बात मैं आपको बोलने वाला हूं। जिंदगी के कुछ ही रूल्स होते हैं, इस यूनिवर्स के कुछ ही सिस्टम्स होते हैं, बस केवल वही समझना होता है और वो हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। वो है जो बात करने वाला, वो है हद पार मेहनत, वर्क लाइक हेल, 100 आवर्स अ वीक। अब मेरा हद पार का मतलब समझ लेना। मुझे पता है आपके दिमाग में स्मार्ट वर्क चल रहा होगा कि स्मार्ट वर्क कहाँ करना चाहिए, फिर स्मार्ट वर्क भी तो जरूरी है, मेहनत तो गधा भी करता है, ये वो, पता है मुझे आपके दिमाग में चल रहा होगा। पहले मैं स्मार्ट वर्क वाला कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेता हूं, फिर मैं हद पार पे आता हूं जो मेरा टॉपिक है। आप स्मार्ट तरीके से सोचकर काम कब कर पाओगे? जब पहले आप हार्डवर्क करोगे तब ना। आपने हार्डवर्क करके इस दिमाग को डेवलप करा, फिर आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे ना। किसी भी इंसान को शॉर्टकट्स कब पता चलता है? किसी भी रास्ते का जब जहां भी जाना होता है उसका शॉर्टकट कब पता होता है? जब एक बारी वो लंबे रास्ते से जाएगा। शॉर्टकट तब पता चलेगा कि जब अरे यार ये भी रास्ता था, ये भी शॉर्टकट था। एक अननोन रास्ता है, पता ही नहीं है वो रास्ता भी है, वहां पे वो बंदा शॉर्टकट कैसे ले सकता है? तो कोई भी काम एक बारी बहुत मेहनत करेगा तब पता चलेगा कि यार ये शॉर्टकट है। स्मार्ट वर्क एक सोच है जो डेवलप होती है बहुत ज्यादा मेहनत करने से। ये काफी ज्यादा हवा में बात करने वाली बात है कि आप नींद से उठ के स्मार्ट वर्क करने लग जाओगे क्योंकि स्मार्ट वर्क मैटर करता है, ऐसा नहीं होता है। ये स्मार्ट वर्क करने की जो फितरत है, ये जो इंसान की एक आदत जो बनती है, वो आती है जब वो अपनी जिंदगी में हार्डवर्क काफी ज्यादा करने लग जाता है या काफी ज्यादा कर चुका होता है। वो जिंदगी को खेल चुका होता है, जिंदगी को समझ चुका होता है। द रीजन आई एम टेलिंग यू टू डू हार्डवर्क लाइक हेल, इतनी हद पार मेहनत करने का मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बिना आप रिदम नहीं बना पाओगे और जिंदगी रिदम से चलती है। देखो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी के साथ में काम कर रहे हो, कोई भी एक्शन ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी हरकत कर रहे हो, हम सबका ये मकसद होता है कि हमें वो काम करने में एक तो मजा आए और दूसरा उस काम में और आगे बढ़े। आप कुछ भी कर रहे हो तो अंदर ही अंदर एक फ्लो क्रिएट होता है। अब मेरा टॉपिक शुरू हुआ है, वीडियो यहां से शुरू हुई है। आप कुछ भी कर रहे हो तो अंदर ही अंदर एक फ्लो क्रिएट होता है। आप उस फ्लो से कितना अवेयर हो वो मुझे नहीं पता, यानी आप उस फ्लो को कितना गौर से देख पा रहे हो ये आपको शायद पता है या नहीं, लेकिन ये फ्लो आपसे क्या करवा सकता है उसकी कोई हद नहीं है। ये आपसे हद पार मेहनत करवा सकती है। इसका मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। 10 दिन आपने कोई भी काम करा, काम की जगह आप कुछ भी जोड़ दो, एक्शन वगैरह, कोई भी पढ़ाई, काम। अब 10 दिन मेहनत करने के बाद में जब 11वें दिन उसी सेम काम को करोगे तो उस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे, पहले दिन से तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। अगर आपने 10 दिन काम करके 7-8 दिन का गैप ले लिया, यानी कि 1 तारीख से काम शुरू करा, कोई भी काम है, 10 तारीख तक काम करा, लेकिन 11 से लेकर 18 तारीख तक काम नहीं किया, 8 दिन 7 दिन वो सेम काम नहीं किया, तो उसके बाद में आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे जैसा आप 11वें दिन कर पाते। अगर 10 दिन तक किया, 11वें दिन जो कर पाते वो आप 18वें दिन नहीं कर पाओगे। अगर आपने 11 तारीख से 18 तारीख तक नहीं किया, आपका फ्लो होगा लेकिन फ्लो काफी गिर चुका होगा। वो केवल तीसरे चौथे दिन के आसपास का जो फ्लो बना था उतना रह जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में और इस पे गौर करो, इसको और ऑब्जर्व करो। ये बहुत ज्यादा कीमती चीज है और यही मैटर करती है किसी भी काम को करने में। फ्लो बहुत मैटर करता है। इस तरह से दिमाग हर वक्त जब आपका सोचने लग जाता है तो जिंदगी में मेहनत करने का आपको कारण मिल जाएगा। जिंदगी में हार ना मानने का आपको एक कारण मिल जाएगा। कुछ भी ठानने के बाद में, आपने कुछ भी ठाना, आपने 20 दिन उस पर काम किया, फिर 21वें दिन आप उसको करना बंद कर देते हो, तब डे बाय डे एक एक दिन करते हुए आपका फ्लो नीचे जाता जाएगा। अगर मान लो 20 दिन तक आपने कुछ भी नहीं करा, जो काम आपने शुरू करा था, जिसपे ऑलरेडी आपने 20 दिन काम करा, यानी कि 40 दिन हो चुका है, जिसमें से फर्स्ट 20 डेज काम करा, फिर बाकी के 20 डेज कुछ नहीं करा, तो क्या होगा कि आपको याद तो होगा काम कैसे करना है, आपके दिमाग में स्टोर तो होगा डेटा, लेकिन फ्लो टूट चुका होगा। फिर से हाथ जमाने की जरूरत है। कहते हैं ना, मुझे हाथ जमाना पड़ेगा फिर से। ड्राइविंग हो गई, कोई गेम हो गया, पढ़ाई हो गई, बिजनेस हो गया, कोई भी एक्शन हो गया, कोई भी काम हो गया, कुकिंग हो गई, कोई भी कुछ भी, पेंटिंग, स्केच वगैरह कुछ भी हो गया, हमें कहते हैं ना कि हाथ जमाना पड़ेगा यार फिर से एक बारी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हद पार मेहनत करने का मतलब
नींद से उठकर मेहनत करना नहीं है कि आपको पता ही नहीं है मेहनत क्यों करनी है और करे जा रहे हो। इसका मतलब है सच में अपने दिल को यह पता होना, कारण पता होना कि मुझे हद पार मेहनत क्यों करनी है। इलॉन मस्क ने अगर कहा है कि वर्क लाइक हेल 100 hours a week, and then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. 100 घंटे काम करो 7 दिन में, तो वो क्यों कहा उन्होंने? वो ऐसा हमें फॉलो क्यों करना है? देयर इज अ रीजन। अब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल। दोस्तों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो घुट जाना, किसी काम में रम जाना और हद पार मेहनत करना, ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप आप ये मान लें कि आप किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फिर उस काम को पकड़ लें। आपने चाहे आईबीसी ज्वाइन किया है या नहीं किया, अगर आप आईबीसी ज्वाइन करते हैं तो आईबीसी ज्वाइन करने के बाद अपने आप को उसमें पूरा का पूरा झोंक दो, हार्डवर्क करो, फ्लो बनने दो और फिर उसके बाद आप देखना आपको बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। साधना मैडम आईबीसी बन गए हो, अब आईबीसी बनने के बाद अपने आप को झोंक दो, हार्डवर्क करो, इतना हार्डवर्क करो कि आपको इस काम के मास्टर बन जाओ। आप कल अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहो साधना मैम, तो आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से सेटअप कर पाओगे, क्योंकि बेसिक स्किल बिजनेस को रन करने के आपको पूरे के पूरे यहाँ से मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मिल जाएंगे यहाँ पर वो स्किल्स जो कि आपको जरूरत है। बड़ा बिजनेस कंपनी का काम ही यही है, आपको स्किल्स प्रोवाइड करना, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना और मोर एवर आपको एक बेहतरीन ईमानदार इंसान बनाना। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ जो थर्ड स्टेप है सक्सेसफुल बिजनेस का, वो है ईमानदारी। सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा जो स्किल है वो है ईमानदारी। अगर आप ईमानदार हो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, आप जो बात सामने वाले को बोलते हो वही बात आप दिल से मानते हो, तो आपको कभी भी घबराना नहीं पड़ेगा और कभी भी आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हाँ ईमानदार होने में भी कोई गलत बात है। क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा ये कहते हैं कि मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया सिर्फ इसीलिए कि मेरे को अपनी ईमानदारी को प्रूव करके दिखाना था। आइए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं, आई होप वो आपको बहुत मोटिवेट करेंगी। जब एक छोटा सा बच्चा इतना ईमानदारी दिखा सकता है तो फिर हमें क्या दिक्कत होती है। ऑन ऑनेस्टी, ईमानदारी और सच्चाई पर निर्भर एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन। बहुत समय पहले की बात है, तब एक शहर था जिसका नाम प्रतापगढ़ था। प्रतापगढ़ के राजा को कोई भी संतान नहीं थी, तो राजा ने एक दिन फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी एक बच्चे को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसी इरादे से उसने एक दिन अपने नगर के सभी बच्चों को बुलाया। राजा ने घोषणा की कि वह वहां मौजूद सभी बच्चों में से किसी एक बच्चे को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। और इसके बाद राजा ने सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है और आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूंगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का अगला शासक कौन बनेगा। दोस्तों, उन्हीं लड़कों में एक ध्रुव नाम का भी लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाता है। अपनी माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसमें वह उस बीज की देखभाल करने लगा। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन ध्रुव के गमले में किसी भी पौधे का कोई नामो निशान भी नहीं था। वहीं अब आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में छोटे छोटे पौधे दिखने लग गए थे। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से भी कुछ दिखने लगेगा। और ऐसा सोचकर वह गमले की पूरी लगन से देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली ही था। वहीं दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमलों में अच्छे खासे पौधे उग गए थे। कुछ में तो फल फूल भी दिखाई देने लगे थे। ध्रुव का खाली गमला देख सभी उसका मजाक बनाते और उस पर हंसते। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार में मेहनत करने से मना करते थे।
लेकिन इसके बावजूद ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने भी बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। ध्रुव चिंतित था क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ भी नहीं निकला था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गया और नाराजगी में कहीं मुझे सजा दे दी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं बीज में रोज पानी डालता था। सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। ध्रुव की माँ उसकी परेशानी समझ रही थी। उसने ध्रुव की आंखों में देखकर कहा, नतीजा कुछ भी हो, तुम्हें राजा को उसका दिया हुआ बीज लौटाना ही चाहिए। और दोस्तों, वो दिन भी आ गया जब सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहां एक से बढ़कर एक पौधों का अंबार लगा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। ध्रुव का खाली गमला देख बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके मन में बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि राजा कौन बनेगा। और तभी राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वह जहां से भी गुजरते बच्चे तन कर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य अधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर ध्रुव पर पड़ी। क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? राजा ने पूछा। जी मैं इसमें रोज पानी डालता था, धूप भी दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। ध्रुव कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गया और जब सभी गमले देखने के बाद उसने बच्चों को संबोधित किया। आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी कड़ी मेहनत की। ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चला आया। ध्रुव, तुम यहाँ मेरे पास आओ। सबके सामने इस तरह बुलाया जाने पर ध्रुव को कुछ अजीब लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया तो सभी उस पर हंसने लगे। शांत हो जाइए, राजा ने ऊंची आवाज में कहा। 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए थे असल में वो बंजर थे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते, देखभाल करते, उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक ध्रुव ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको ध्रुव से कुछ सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि और लोगों की तरह बीज में से कुछ ना निकलने पर दूसरा बीज नहीं लगाया, और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस भी दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ उपस्थित हुआ। और आज मैं आप सभी के बीच ये घोषणा करता हूँ कि प्रतापगढ़ का अगला राजा ध्रुव ही होगा। यही उसकी ईमानदारी का फल है। दोस्तों, कितनी ये बात दोस्तों हमेशा याद रखना कि हो सकता है अभी आपको कोई देख नहीं रहा है। जब आप चीटिंग करते हो ना तो हो सकता है आपको कोई देख नहीं रहा है, बट आपका ना सारा हिसाब किताब हो रहा है कहीं पर। सारी आपकी जो चिट्ठी है ना, कर्म चिट्ठी, सारी लिखी जा रही है। कितने पैसे आपने किसके लिए, कितने आपने दिए, सारी ईमानदारी का चिट्ठा आपके पास होगा। और जो आप कर्म करेंगे सारा फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो जब भी आप बिजनेस करें, बिजनेस में कभी ये सोच के बिजनेस मत करें यार आज मैं किसी का ज्यादा ले लेता हूँ पैसा, सब बराबर हो जाएगा, सब कुछ हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। जितना आपने किसी का लिया है ना, आज रखा है, कल वो वापस से आपको उसका डबल चुकाना पड़ेगा। तो आज किसी लालच में ये मत भूल जाना कि आज मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, कल किसी के साथ भी आप बिजनेस डील करें, ईमानदारी के साथ करें, इतनी ईमानदारी के साथ करें कि कल अगर वो बंदा आईबीसी ज्वाइन करता है तो आप दोबारा उनसे रेगुलरली बात करें। ये ईमानदारी मैंने अपने जीवन में आज तक निभाई है, जिसके कारण से मेरी हमेशा प्रोग्रेस हुई है लाइफ में। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मेरे हाथ में लगी हैं सिर्फ अपनी ईमानदारी के कारण। कभी मैंने कोई बेईमानी, कोई धोखा, ठगा नहीं किया किसी के साथ। जिसके जो पैसे बनते हैं वो उसको दिए, ईमानदारी से उससे पैसे लिए
और कभी भी नहीं किया कि गलत करना चाहिए, कभी गलत नहीं करना चाहिए। ना अपने माँ बाप के साथ गलत करना चाहिए, ना अपने माँ बाप से झूठ बोलना चाहिए, ना ही आपको अपने घर वालों से, ना ही आपको कभी बिजनेस डील में झूठ बोलना चाहिए। बिजनेस के बारे में ना बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है कि बिजनेस करना मतलब गंदे लोग, बिजनेस करना मतलब अमीर लोग, मतलब लालची लोग, लोभी लोग। नहीं, बिजनेस करना आज भी अगर लोग आपको, आज भी लोग अगर टाटा और रिलायंस की बात करते हैं ना, तो लोग टाटा को चुनते हैं। टाटा का शेयर मार्केट में शेयर आज भी बहुत महंगा है, सिर्फ इसलिए कि टाटा, रतन टाटा ने जब ताज होटल पे हमला हुआ था ना, जो ताज होटल के बाहर जो चाय वाला है ना, उसके घर में भी जाकर पैसा दिया था और बोला था जब तक तुम्हारा परिवार चलेगा, तब तक, जब तक तुम्हारा ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक मैं इनकम दूंगा हर महीने। इतनी जिम्मेदारी नहीं भाई, इतनी जिम्मेदारी सोच भी नहीं सकते। आज वो रतन टाटा आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आ रहे हैं, करोड़ों के मालिक बने हुए हैं, क्योंकि जो ईमानदारी वो दिखा रहे हैं ना, वो ईमानदारी उनको वापस से मिल रही है। उतने ईमानदार लोग मिलते हैं उनको उनकी कंपनी में, जिसके कारण से उनकी कंपनी ग्रो हो रही है। तो जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। मैं लास्ट में समराइज कर दूं 3 स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। पहला, साधना जी, पहला स्टेप क्या है? बिलीफ सिस्टम। पावरफुल बिलीफ सिस्टम, मैं कर लूंगी। साधना, आपसे पहले आपके घर में या कहीं किसी महिला ने बिजनेस करा नहीं करा मैटर नहीं करता, आपका ये सोचना मैं कर लूंगी तो आप कर लोगे, ठीक है साधना? तो पहला पॉइंट है पावरफुल बिलीफ सिस्टम। मेरे साथ बोलो, पहला पॉइंट है पावरफुल बिलीफ सिस्टम। वेरी गुड। ज्ञान रंजन जी, अगला स्टेप क्या बताया था मैंने? ज्ञान रंजन जी, अगला स्टेप क्या बताया था? वैभव वादक जी, आप गाड़ी चला रहे थे, मैं देख रही थी, क्या बताया था मैंने अगला स्टेप? वैभव वादक जी, आपको अनम्यूट के राइट दे रही हूँ मैं। हार्ड वर्क वाला। अगला स्टेप, सेकंड स्टेप क्या बताया था? पहला स्टेप पावरफुल सिस्टम, सेकंड स्टेप हार्ड वर्क बताया था। मनजीत सिंह जी, सेकंड स्टेप क्या बताया था? हार्ड वर्किंग। वेरी गुड, हार्ड वर्क। कैसा हार्ड वर्क? कैसा हार्ड वर्क? दिन रात करने वाला हार्ड वर्क, पूरा अपने आप को झोंक दे। मनोज जी, कैसा हार्ड वर्क? मैम दिन रात करने वाला, पूरा आदमी झोंक दे अपने आप को, पूरा अपने आप को झोंक दे। और मनोज जी करते भी हैं वैसा हार्ड वर्क। अशीर कुल जी, आई थिंक आप ऑफिस में बैठे हुए हो आज। अशीर कुल जी, थर्ड स्टेप क्या बताया था? राकेश जी, आप भी कैमरे पे आ जाओ, कल हम आपसे हमसे ऑफिस में ही मिलकर गए हो, आप कैमरे पे आ जाओ, एक बार मुझे बता दो थर्ड स्टेप क्या बताया राकेश जी? पवन कुमार जी, पूजा कुमारी जी, थर्ड स्टेप क्या बताया है? समारिया ट्विंकल जी, शरद पाटिल जी, अशोक कुमार जी, नरेश तनवर जी, सतीश साहू जी, कोई एक बार मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताए थर्ड स्टेप क्या बताया है? ईमानदारी। अशीर कुल जी, थर्ड स्टेप क्या बताया है? ईमानदारी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ईमानदारी, अपना जो भी काम करें उसको ईमानदारी से करें, नैतिक जिम्मेदारी के साथ करें, क्योंकि हिसाब किताब सारा वो बैठा है ऊपर वाला पूरा करने के लिए। तो इन तीनों समरी के साथ, तीनों पॉइंट्स के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि आज आप एक ऐसा स्टेप लेंगे जो आपकी जिंदगी बदलेगा। आज आप डिसीजन लेंगे आईबीसी बनने का। अगर आप आईबीसी बन गए हैं तो स्पेशल बैच में ज्वाइन करने का डिसीजन लेंगे। अगर आप स्पेशल बैच के पार्टिसिपेंट हैं तो आज आप अपने काम को 110% हार्डवर्क के साथ करने का पूरा निर्णय लेंगे और बहुत सक्सेसफुल बनेंगे अपनी लाइफ में, ईमानदारी से भी और पावरफुल बिलीफ सिस्टम में से भी। और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप अपनी जिंदगी में जहां भी रहे, जो भी काम करें, बहुत सफल रहे, बहुत सफल हुए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अगर आपको इस प्रकार की ट्रेनिंग मेरी रेगुलरली चाहिए और किसी अलग टॉपिक पे चाहिए तो एक बार आप चैट बॉक्स में लिख के बता दें कि आपको किस टॉपिक पे मेरी ट्रेनिंग चाहिए। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के। अमित जी, कोई सवाल है आपके मन में? कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? अमित कुमार जी। हाँ जी अमित जी। अमित जी, मैंने आपको अनम्यूट की राइट दी है। हाँ जी, बताएं अमित जी।
हमें आईबीसी ज्वाइन करना था। आईबीसी ज्वाइन करना था सर। मनोज जी से तुरंत बात करो, तुरंत फोन करो उन्हें और ज्वाइन कर लो आप। ठीक है। थैंक यू सो मच अमित जी। ज्ञान रंजन साहू जी, आपके मन में कोई सवाल है? ज्ञान रंजन साहू जी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट संडे आप क्या ट्रेनिंग जाते हैं वो एक बार आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे आईबीसी भी लिख सकते हैं और हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, अगर आप किसी और टॉपिक पे, डिफरेंट टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहते हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएं आप किस टॉपिक पे अगले सेशन चाहेंगे मेरा। और अगर किसी का ये सेशन मिस हो गया हो या आप इस सेशन को किसी अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना चाहें तो आपको YouTube की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आपको YouTube पे ये आपको अपलोड मिल जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस एंड मैनेजमेंट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल इसके ऊपर अगली ट्रेनिंग देंगे हम। और अगर हमारे कुछ आईबीसी कुछ कमेंट करना चाहें, हमारे कस्टमर्स चाहें कि अगले संडे इस टॉपिक पे ट्रेनिंग हो तो डेफिनेटली मैं इस टॉपिक पे ट्रेनिंग शेड्यूल कर लूंगी आप लोगों की। और आप हमारे जो YouTube वीडियो का लिंक आपके तक पहुंचेगा उस पे भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहते हैं। और जितने भी हमारे लोग हमें YouTube पे सुन रहे हैं वो भी इस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच रविंदर जी। रविंदर जी के क्लाइंट हैं दुदारिया जयंती जी। ओके दुदारिया जयंती जी, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे तुरंत इस वेबिनार के बाद कनेक्ट कर लें। और अगर आप में से कुछ लोग हमारे आईबीसी हैं तो अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं है तो शिखा मैम से मेरा नंबर लें, मेरा नंबर सेव करें। और मैं कामना करती हूँ आप अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच। अब 12 बजे हमारा पेरेंटिंग का वेबिनार शुरू हो रहा है जो कि बहुत जबरदस्त है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है वहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का। वो वेबिनार जरूर अटेंड करना, क्योंकि वो वेबिनार अटेंड कर लिया ना तो लाइफ बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। तुरंत 12 बज चुके हैं, जल्दी से वेबिनार शुरू हो चुका है, जल्दी से अटेंड करें। थैंक यू सो मच।